ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट जिसे हम लोग कहते हैं छूट, आपने देखा होगा कि बहुत ही कॉमन शब्द है और ऐसा शब्द है जिससे दिल खुश हो जाता है। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी शॉपिंग करने के पर्पज से हम काम करते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहीं से भी छूट के आसार अगर दिखते हैं तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है, बड़ा अच्छा अनुभव हमें होता है। हम इसको दो प्रकार से समझेंगे, एक तो दुकानदार के बिंदु से समझेंगे, एक तो ग्राहक के बिंदु से समझेंगे। क्योंकि आप एक दुकानदार की तरह जब फील करोगे तो आपको लगेगा कि हमें सामान खरीदना है, सामान को हमें बेचना है, बेचने के दौरान छूट देनी है, लेकिन व्यापारी के दृष्टिकोण से हमें लाभ भी अर्जित करना है। तो इस प्रकार से दुकानदार का दृष्टिकोण अलग हो जाता है, ग्राहक का अलग हो जाता है कि हम लोग ऐसे समय पर सामान खरीदें, ऐसा सामान खरीदें, ऐसे व्यक्ति के साथ खरीदें कि हमें ज्यादा से ज्यादा छूट प्राप्त हो सके, अर्थात हम उसी सामान को कम दाम में खरीद पाएं। तो अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापारी का दृष्टिकोण, तरीका, नजरिया सोचने का वो अलग होगा। एक ग्राहक है तो ग्राहक का दृष्टिकोण, सोचने का तरीका, नजरिया अलग होगा। जब हम लोग पढ़ते थे एक चैप्टर भी, जैसे कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया, लाभ और हानि, करेक्ट। लाभ और हानि के लिए मैंने दो शब्दों के बारे में आपको पूरी व्याख्या दी। हमने कहा कि एक तो वस्तु का क्रय मूल्य होता है, दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। इन्हीं दोनों के जितने भी रिलेशंस बन पाए, संबंध, उसी से ही आपने लाभ हानि पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोगों को यहाँ पर इस लाभ हानि के संबंध को या लाभ हानि के बारे में जानकारी के साथ साथ अगर छूट को भी अपने वर्डिंग में इन्वॉल्व करना है तो आपको दो से ज्यादा शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आप जान लो कि छूट का उद्देश्य क्या होता है, यह छूट ग्राहक क्यों चाहता है, दुकानदार क्यों देता है। पहली चीज तो दुकानदार की कभी देने की मंशा नहीं होती है, दुकानदार क्योंकि अपनी सेलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है, टू इंक्रीज द सेलिंग फ्रीक्वेंसी। जब वह अपनी सेलिंग फ्रीक्वेंसी अर्थात बेचने की दर को, बेचने की संख्या को अगर बढ़ाना चाहता है तो वह छूट देता है, ठीक है। और ग्राहक क्यों छूट को लेकर के बड़ा ही पॉजिटिव रहता है, क्योंकि उसे सामान कम में मिल जाता है। दुकानदार कभी छूट देना नहीं चाहता है, लेकिन वह छूट इसलिए देता है क्योंकि वह वृद्धि, बेचने की दर को, बेचने की संख्या को बढ़ा करके अपने आप को एक अच्छा दुकानदार प्रेजेंट करता है और वो चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा व्यापार करे, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए, मुनाफा अर्जित करे। इसी पर्पज से डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट का एक शब्द है, एक अर्थ और भी होता है जिसको आप लोग बट्टा कहते हैं, ठीक है, बट्टा कहते हैं। अगर हिंदी में हम छूट कहते हैं तो एक हिंदी का शब्द आपका बट्टा भी कहलाता है। क्योंकि ये शब्द मैं इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको परीक्षा में एक शब्द बट्टे का दिख जाए, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि बट्टा भी छूट ही होता है। अब आइए सीधा सीधा इस चैप्टर पर चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा 5-7 मिनट का डिस्कशन होगा, 10 मिनट का। इसके बाद सीधा प्रश्नों पर लाऊंगा, प्रश्न कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड, और वहीं से आपका इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग शब्द नोट कर चुके हैं, एक बार फिर से नोट कर लीजिए मेरे साथ। डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट जिसको आप छूट कहेंगे या बट्टा कहेंगे, ठीक है। मैंने कहा पर्पज आपको क्लियर है, पर्पज किसके दृष्टिकोण से है ये भी आपको क्लियर है। अब आप इतना जान लो कि अभी जैसे एक दुकानदार सामान को खरीद कर केवल बेचता था, अब थोड़ा सा एक स्टेप वह बढ़ाएगा। सबसे पहले वह दुकान पर अपने एक सामान खरीद के लाएगा, ठीक है, लाएगा। और लाएगा तो जाहिर सी बात एक निवेश करेगा, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, हिंदी में आप इसको क्रय मूल्य कहते हैं या इसकी लागत कहते हैं। मतलब ये लागत लगाएगा। लागत लगाने के बाद वह वस्तु के दाम को एक अनदर वे में प्रिंट करेगा, प्रदर्शित करेगा। इसे वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं। अब यह अंकित मूल्य हो सकता है दुकानदार खुद से बनाए, या हो सकता है कि ऑलरेडी कंपनियां वस्तु के ऊपर एक लेबल लगा दे जो कि मिट नहीं सकता है, अमिट होता है, और वही प्रिंट प्राइस आपको दिखाई जाए। तो उस स्थिति में दुकानदार ने वस्तु को एक भारी छूट पर खरीदा था और आपके सामने उसी अंकित मूल्य को प्रेजेंट कर रहा है, जिस अंकित मूल्य पर उसने ठीक ठाक छूट प्राप्त किया था। मतलब दो परिस्थितियां बनेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो ऐसे सामान होते हैं जो लोकल मार्केट में आपको दिखते हैं, अक्सर उन सामानों के ऊपर दुकानदार बाहर से एक्सटर्नल एक स्टिकर लगा देते हैं। तो उसमें दुकानदार सेल्फ मेड अंकित मूल्य क्रिएट करता है। जैसे मैंने कहा, उसने खरीदा थोक के भाव से इकट्ठा, प्रत्येक वस्तु को लेबल किया, पैक किया, उसके ऊपर अपने से एक प्रिंटिंग प्राइस लगा दिया। तो एक स्थिति होती है अंकित मूल्य की, एक होता है ऑलरेडी एमआरपी प्रिंटेड होती है, कंपनियां प्रोडक्ट के ऊपर लगा देती हैं। जैसे आप कोई अच्छे सामान खरीदिए, ब्रांडेड सामान खरीदिए, तो उसके ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड उसका दाम प्रिंट रहता है, लेकिन हाँ दुकानदार उस पर ठीक ठाक छूट पाया रहता है। अब वह ग्राहक को कितना छूट देगा नहीं देगा ये उसकी डिपेंडेंसी है, उसकी बातें होती हैं। तीसरे शब्द यहाँ पर जनरेट होता है सेलिंग प्राइस, जिसे आप उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका पूरा चैप्टर इन्हीं तीन के ऊपर डिपेंडेंट है, करेक्ट है, इन्हीं तीन के ऊपर डिपेंडेंट है। इन तीन के अलावा कुछ होता हुआ नहीं है। सिचुएशन देखिए, या मान लीजिए एक दुकानदार ने किसी वस्तु को खरीदने में 100 रुपए की लागत लगाई,
हम एक ग्राहक के तौर पर अगर पहुंचे तो उसने हमको कहा कि देखो भाई 180 का सामान है, इसको नहीं बताएगा कि मैंने इतने में खरीदा था, वो कहेगा देखो 180 का सामान है, आप अच्छे दिन आए हो, मेरे बड़े खास ग्राहक हो, मेरे बड़े संबंधी हो, मैं इस सामान को आपको 150 में बेच दे रहा हूं। दो काम हुआ, एक तो उसने वस्तु के दाम को बढ़ाकर बताया, बढ़ाकर प्रिंट किया, बढ़ाकर बताया, फिर छूट देकर बेचा, कम करके बेचा, ठीक है, बढ़ाकर बताया फिर छूट देकर बेचा, और यहां से जब हमने कंपेयर किया तो उसको लाभ हुआ कितने का बताइए, या कभी कभी हो सकता है हानि भी हो जाए, ठीक है, जैसे अभी लाभ हो रहा है वैसे कभी कभी हानि भी हो जाए। तो हम एक बात समझ गए कि वस्तु पर एक लागत होगी, वस्तु की अपनी लागत होगी, जिसे बढ़ाकर प्रिंट किया जाएगा, फिर उस पर वस्तु के दाम को घटाकर अर्थात छूट देकर सेल किया जाएगा, फिर कंपैरिजन होगा लागत का और विक्रय का, मतलब कितना लगाया था कितना मिला है, वहीं से डिसाइड होगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। कुल मिला के अपना पूरा चैप्टर इन्हीं तीन के रिलेशन पर ही डिपेंड करता है। इन तीन के रिलेशन तक पहुंचने के लिए भी आपको दो बातें दिमाग में रखनी है कि सबसे पहले जैसे अगर आप एक ग्राहक हो और किसी दुकान पर सामान खरीदने जाओ तो आपको अभी उस व्यापारी के लागत से मतलब नहीं होता है। आपको सबसे पहले अगर साड़ी खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, कोई बॉटल खरीद रहे हो, कोई परफ्यूम खरीद रहे हो, तो आप जाओगे तो वहां पर जो सेल्समैन होते हैं वो आपको एमआरपी दिखाते हैं, प्रिंटिंग प्राइस दिखाते हैं। आप देखे होंगे कि प्रिंटिंग प्राइस वहां पर दिखाया जाता है इतने रुपए का सर सामान है। हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं भैया बताओ डिस्काउंट, तो खुद ही कह देते सर 15 अगस्त आने वाला है, 20% डिस्काउंट चल रहा है, आप डिस्काउंट ले लो, 20% के डिस्काउंट पर यह सामान आपको मिल जाएगा। दो बातें हमको समझ में आई कि जो पहला अपीयरेंस होता है विद कस्टमर टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर अर्थात दुकानदार, जो कि दुकानदार ओरिजिनली मालिक नहीं है, सेल्समैन है, या दुकानदार ही हो, मान लो अभी जो हमको सामान दे रहा है वो सेल्समैन ही कहलाएगा, वो हमको उस वस्तु का अंकित मूल्य दिखाता है, छूट देकर बेचता है। मतलब कुल मिला के पहले अपीयरेंस में दो बातें नजर आती है, वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य। अभी क्रय मूल्य को शामिल मत करिए, अभी थोड़ा इसको हटा दीजिए, अभी केवल और केवल इन दोनों के रिलेशंस को देख लीजिए, आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा कि छूट यहाँ पर कैसे काम करती है। मैं आपको केवल अभी इन दोनों के संबंधों को बताने जा रहा हूं, मतलब केवल और केवल मैं आपको समझाऊंगा अभी अंकित मूल्य के बारे में, ठीक है, अंकित मूल्य के बारे में, और अंकित मूल्य से जो जनरेट होगा आफ्टर डिस्काउंट वो होगा सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य के बारे में। अभी इन्हीं दोनों संबंधों को आप जानिए। लाभ हानि की जानकारी उसको नहीं होती, जैसे आपने कभी सामान अगर खरीदा हो, बड़े किसी शॉपिंग मॉल में जाइए आप सामान खरीदने, तो काउंटर पर जो पर्सन होगा जो सामान दिखाता होगा आपको, वह आपका ओनर नहीं है, वो आपका सेल्समैन है। बेसिकली आप जानते होंगे कि अक्सर दुकानों में सेल्समैन होते हैं जो काम करते हैं, जो सामान को दिखाते हैं, सेल करते हैं, उनके पास बड़ी लिमिटेड अथॉरिटी होती है। उनको बस ये बताया जाता है ये प्रोडक्ट है, उसका प्रिंटेड प्राइस देख लो, इससे ज्यादा नहीं बेचना है, इससे कम भी नहीं बेचना है, या कंफर्म कर दिया जाता है कि एक हम सर्टेन डिस्काउंट रेट आइडिया दे देते हैं तुम्हें, इससे बिलो नहीं जाना। एमआरपी है अगर 100 रुपए की, तुम 100 रुपए के ऊपर तो मत लेना किसी भी हालत में। और हम अगर ऑफर दे दिए हैं कि 20% छूट है, तो 20% की छूट के बाद 80 रुपए के नीचे भी मत लेना, नहीं तो अपनी सैलरी से कटवाओगे। मान लो हम लोग एक सामान खरीदने गए, 1000 रुपए की प्रिंटिंग है उस पर, ठीक है, 1000 रुपए की प्रिंटिंग है। बहुत ध्यान से 5-7 मिनट मुझे सुनेंगे तो बहुत कंफर्म हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल अजय निषाद, मैं सारे चैप्टर्स करा रहा हूं, मुझे लगता है कि लगभग लगभग सब कंप्लीट हो गया। आप कमेंट कर सकते हो, मैंने 3 क्लासेस के लिए अभी शेड्यूल आपको आज मैं शाम तक दिलवा दूंगा। एक कंप्लीट डीआई की क्लास, एक कंप्लीट 2D की क्लास, 2D 3D की, और एक एपी की क्लास। इन 3 क्लासों का शेड्यूल आपको मिलेगा। हालांकि क्लासेस लंबी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा लंबी क्लास होगी डीआई की, जो कि 4 से 5 घंटे की होगी। 2D की क्लास भी 3 से 4 घंटे की क्लास होगी 3D की, और एपी की क्लास भी 2 से 3 घंटे की होगी। इन 3 क्लासेस का शेड्यूल अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। बचने में जो टॉपिक बचे हैं अगर देखा जाए तो मैंने लगभग लगभग सारे चैप्टर्स कराए हैं। टाइम एंड वर्क का पार्ट बचा होगा, चाल दूरी समय का, अगर आप कहोगे तो नंबर सिस्टम का भी एक सेशन स्पेसिफिक, अदरवाइज एक कंप्लीट मैराथन। मैं रेगुलर आपको 23 के पहले तक मैं आपको वादा करता हूं, आपको मैंने पहले दिन से कहा था मैं सारे के सारे चैप्टर्स आपको कवर करा दूंगा। और मैं ये भी आपको भरोसा दिलाता हूं अगर आप मैच कर लेना आफ्टर 23, अभी विश्वास हो सकता कम हो, ठीक है, लेकिन 23 के बाद जब आपको पेपर मिलेगा ना तो आपको लगेगा सर ने जो पढ़ाया था ना वो मिला है हमको। तो इसलिए अब मैं अभी भी कहूंगा कि जिसने पहली बार आज वीडियो देख रहे होंगे, जाना बेटा प्लेलिस्ट खोल लेना, सारे टॉपिक खोल लेना, सारे टॉपिक देख लेना, समय जैसा भी फॉरवर्ड करके आगे करके जैसा भी आप हो रहा है, अगर इतना सेपरेट आपने पढ़ लिया, अभी भी आपके पास समय है 10-12-15 दिन का, आप उतना पूरा कर ले, मेरा भरोसा आप मान के चलो, ठीक है, इससे ज्यादा की दिक्कत नहीं होती। यस, एकदम सबके लिए मैं बोल रहा हूं, एकदम
तो आप नोट कर लो, जो वर्डिंग बोल रहा हूँ पब्लिकली बोल रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि ऑफलाइन क्लास में बोल रहा हूँ कि एक बार बोला खत्म हो गया, ये रिकॉर्डेड है सब बातें, ठीक है। चलिए मैंने क्या बताया कि एक वस्तु है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी बातों को समझिएगा। एक वस्तु है, 1,000 रुपए उसके ऊपर प्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। बस आप लोगों के साथ मैं इतना मेहनत करता हूँ और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास जब वीडियोस जाएं तो उसका सजेशंस आपको मिले तो आप उसको शेयर करो अपने टीचर के लिए, अपने मतलब मेरे लिए। आप इस वीडियो को लाइक किया करो, शेयर करो। मैंने एक दिन कहा कि नहीं बोलूंगा आज से, ठीक है, उसके बाद फिर ठीक है सर देने दो, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिम्मेदारी बनती है इतना, कम से कम शेयर दे, क्लास को एक रीच तक पहुंचाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। था ठीक है, कोई बात नहीं, हम समय नहीं गंवाना चाहते, हम चाहते हैं कि फोकस्ड रहें कंटेंट पर, पढ़ाई लिखाई पर, और एकदम आसानी से अच्छे से चीजों को पढ़ें। मैं क्या बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा कि मान लो मैं गया किसी शॉप पर, प्लीज समझिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा पीछे से। मैं गया किसी शॉपिंग मॉल पे या शॉप पर, मुझे एक शर्ट पसंद आई जिसका प्राइस था 1,000 रुपए। हमको एक सेल्समैन था जिसने उस वस्तु को दिखाया, कहा सर देखो 1,000 की शर्ट है, मुझे उसका कलर बड़ा अच्छा पसंद आया। मैंने कहा कि भैया तुम शर्ट दे दो, बताओ कुछ छूट उठ है? उसने कहा सर बिल्कुल छूट है, आज हमारे यहाँ 20% की छूट चल रही है, 20% कम कर देंगे दाम को। तो 20% की उसने हमें छूट दिया और उस शर्ट को हमें 800 रुपए में दे दिया, 800 रुपए में दे दिया। मैंने थोड़ा उसको बगल में, काफी देर हम लोग की बात हुई थी, उसने चाय पिलाई थी, तो मैंने उससे पूछा कि भैया ये बताओ कि ये जो 20% की छूट देकर आपने 1,000 की शर्ट को 800 में दिया, तुम्हें फायदा कितने का हो गया? तो कहेगा कि सर मेरा फायदा ना, जब मुझे सैलरी मिलती है महीने के अंत पर, वही है फायदा कुल मिला के, बाकी मुझे पता ही नहीं कि शर्ट कितने में खरीदी गई थी। शर्ट का एक प्राइस हमको मालिक ने हमारे बताया था कि ये है, इससे इतना कम करके तुम ग्राहक को बेचना, इससे और कम करोगे तुम सैलरी से कटवाओगे। बाकी मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं कि शर्ट कितने की थी। अगर ये 400 की होगी तो 400 का फायदा है, 500 की रही होगी तो 300 का फायदा है, 200 की रही होगी तो 600 का फायदा है। आई डोंट नो अबाउट द प्रॉफिट, मुझे फायदे के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। मुझे बस उसकी कॉस्ट प्राइस एमआरपी पता थी, मुझे बताया गया था इतने तक बेचो, इसके अलावा मुझे कोई आइडिया नहीं था। और ये मुझे कहा गया था कि इसको संभाल कर रखना, जब कोई ग्राहक को दिखाओगे और उसके बाद फिर अगर ये सिकड़ इकड़ जाए, इधर उधर हो जाए, तो उसकी प्रॉपर फिर से पैकिंग करके रख देना, ये तुम्हारा काम था सेल्समैन। इसके अलावा किसी भी पर्पज का आपका कोई काम नहीं था। इसका मतलब हमें समझ गए कि यहाँ पर जब हम इन दोनों चीजों के इंटरेक्शन की बात करते हैं, जो कि पहला इंटरेक्शन होता है विद द कस्टमर टू द शॉपकीपर, दैट इज एमआरपी एंड एसपी, करेक्ट है। इसके अलावा अभी सीपी को शामिल हम नहीं करने जा रहे हैं। अब आप कुछ बातों को समझिएगा। एक वस्तु का अपना अंकित मूल्य है, ठीक है, क्या है? अंकित मूल्य है, जिसे हमने क्या बोला? मार्क्ड प्राइस बोला। एक वस्तु का अपना अंकित मूल्य है जिसे हमने मार्क्ड प्राइस बोला। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है जिसे हमने क्या बोला? सेलिंग प्राइस बोला, एसपी बोला। अब हम क्या कह रहे हैं, कुछ कंडीशन आपको दे रहे हैं। हमने कहा इफ मतलब यदि, एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस ग्रेटर है एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस से, जैसे यहां था। इस समय इसका मतलब है दुकानदार हमें डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट का मतलब छूट दे रहा है। छूट कितने की दे रहा है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अर्थात अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बराबर छूट दे रहा है। अब मुझसे छूट का परसेंटेज कोई पूछेगा तो छूट का परसेंटेज बराबर छूट का मान गुणे 100 बटे मार्क्ड प्राइस, इसको आप कर दीजिए, छूट का परसेंटेज क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। कुल मिला के छूट परसेंट बराबर छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य होगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। अर्थात एक बात हमको समझ में आ गई, क्या समझ में ये आ गई हमको कि हमेशा जो छूट होगा, छूट हमेशा हमेशा अंकित मूल्य पर आधारित होगा, अंकित मूल्य पर आधारित होगा। जैसे कल आपने पढ़ा था कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होता है, उसी प्रकार से छूट हमेशा अंकित मूल्य पर आधारित होता है। इसका सिस्टम समझो क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर दुकानदार ने हमसे कहा था कि 20% की छूट है। देखिए ध्यान से, अगर उसने हमसे कहा था 20% की छूट है तो इसका अर्थ होता है 1/5। 1/5 कैसे? इसको भिन्न में बनाओ, फिर इसका अर्थ है कि अगर 5 रुपए वस्तु का प्रिंटेड प्राइस है तो 1 रुपए की छूट है, और सेलिंग प्राइस 5 में 1 घट करके बोलो कितना होगा? 4 रुपए होगा। इस तरह से हम इसको जनरेट करते हैं, ये इसका सिस्टम होता है। आई बातें समझ में? अब छोटे छोटे दो एग्जाम्पल देखिए, एकदम क्लियर कर देता हूं। जैसे हमने कहा एक वस्तु का एमआरपी है 800 रुपए, दुकानदार ने उसको बेचा है 650 रुपए का। बोलो कितने प्रतिशत की छूट दिया है? फटाक से कमेंट कर दीजिए, छूट परसेंट बताओ कितना हो गया। छूट का वैल्यू अगर देखो तो 150 है, 150 है।
आप चाहे तो ऐसे कर दीजिए, 150 का छूट मान गुणे 100 है, बटा छूट किस पर हुआ है, अंकित मूल्य पर। खत्म कर दीजिए, 2 चौके 8 है, 2 सते 14, 2 पंचे 10 है, 75/4 है, मतलब 18 चौके 72, 18 सही 3/4% की छूट है। या हम जैसे हम डीआई वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अप्लाई कर लें, क्योंकि डीआई हमको फेस करना, अभी से हैबिचुअल रहिए आप लोग। 800 का सामान था, बिका 650 में, ये उसकी मार्क्ड प्राइस है, उसकी सेलिंग प्राइस है। थोड़ा इसको सरल कर लीजिए अपने हिसाब से, 0 0 से खत्म कर लें, 5 से 16 बार कर लें, 5 से 13 बार कर लें, 16 से 13 मतलब 3 की कमी, 3 गुणे 100 बटे आप 16 कर दें, जैसे अभी पीछे किया, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 25, 25 तिया 75/4 है, मतलब 18 से ही 3/4% की छूट है। इस प्रकार से इसको हम जनरेट कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होगी, आई बातें समझ में, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ो मेरे हिसाब से। जैसे हमने कहा एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है, एक साइकिल है जिसका कॉस्ट है 3,420 रुपए, करेक्ट है, 3,420 रुपए है। दुकानदार क्या करता है, दुकानदार इस वस्तु को 11 सही 1/9% की छूट पर बेचता है, छूट पर बेचता है, करेक्ट। क्या बोला है, एक साइकिल का मूल्य 3,420 रुपए है, दुकानदार इसे 11 सही 1/9% की छूट पर बेचता है, सेलिंग प्राइस बता दो कितनी होगी, अर्थात वह साइकिल एक ग्राहक को कितने रुपए में मिल जाएगी। कमेंट करके बताइए तेजी के साथ, कितना है उसका मूल्य बताओ। उसकी एमआरपी 3,420 है, ठीक है, 3,420 है, 11 सही 1/9% की छूट पर बेचता है, सेलिंग प्राइस बोलो कितनी हो जाएगी। तेजी के साथ अगर जो कर सके कमेंट करके हमें बता दे इसका सोल्यूशन क्या होगा। फिर मैं इसी तरह से करूंगा, कैसे, 11 सही 1/9 को अगर हम भिन्न में बनाएं तो 1/9 होगा। बोलिए सही कर रहा हूं गलत, ये सही कर रहा हूं। बहुत सारे लोग जानते हैं कैसे होगा बताइए, यहां पर 1/9 हो गया, 9 को क्या लिखूंगा, मार्क्ड प्राइस, साइकिल का अंकित मूल्य, 1 रुपए की क्या है बोलो, छूट है, 1 की छूट है, 9 का अंकित मूल्य है, 1 की छूट है, 9 में से 1 घटा दो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बोलो, विक्रय मूल्य हो जाएगा 8 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, करेक्ट है, सेलिंग प्राइस 8 हो गया। हम कह दें कि यहां पर उसने 11 से 1/9% की छूट पर बेचा है, तो सेलिंग प्राइस बता दो, मतलब अंकित मूल्य सोचो यहाँ कितना है, 9 है, और वहां कितना है, 3,420 है। एक बराबर क्या होगा, 9 त्रिक 27, 27, 9 चौके 9 त्रिक 27, 7 9 8 72, 380 हो गया। सेलिंग प्राइस क्या है, 8 है, 8 बराबर 8 0 0 8 6 64 की 4 हासिल 6, 8 त्रिक 24 6 30, 3,040 रुपए में वह साइकिल उस ग्राहक को मिल जाएगी, एग्जैक्टली जैसे मिली हुई है, करेक्ट है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग ऐसी कंडीशंस को फेस कर लेंगे। वर्डिंग आप समझिए, एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। जैसे एक और मैं आपको क्लियर करता हूं, वो भी थोड़ा समझ लीजिएगा सभी लोग। एक दुकानदार है, दुकानदार एक टीवी सेट, ध्यान से देखिएगा, एक टीवी सेट को 25% की छूट पर 25% की छूट पर 40,260 रुपए में 260 रुपए में बेचता है, ठीक है। क्या बोला है, एक दुकानदार है जो एक टीवी सेट को 25% की छूट पर 40,260 रुपए में बेचता है। टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या था, उसका एमआरपी क्या था, अंकित मूल्य कितना था, कंफर्म करिए सभी लोग। 25% की छूट पर बेचता है 40,260 रुपए में, उसका अंकित मूल्य क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बता दें। हमने कहा 25% की छूट है, ठीक है, तो 25% को थोड़ा भिन्न में लिखिए, 1 बटे कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब है 4 अगर उसका अंकित मूल्य है तो 1 की छूट है, अगर 1 की छूट है 4 में से 1 घटा दो तो विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ, सेलिंग प्राइस 4 में से 1 घट करके 3 होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4 में से 1 घट कर 3 होगा। 3 का मान आपको दिया है 40,260, इतने में बेचा है ना, तो उसका अंकित मूल्य है 4 है, तो पहले 1 का मान निकाल दो, 3 1 के 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूना 6 0। अब इसका अंकित मूल्य निकालना है 4 का मान, 4 0 0, 4 दूना 8, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 की 3 हासिल 1, 4 1 के 4 1 5। अंकित मूल्य था 53,680 रुपए। 53,680 देखिए आप में से सब बता रहे हैं, सौम्या, अनुराग,
प्रियंका इफेक्टिव सैली। इस तरह से आप लोग यहाँ पर इस प्रश्नों का करेक्ट आंसर हमें दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का रिस्पॉन्स, वेरी गुड। अब थोड़ा सा कुछ नंबर्स हैं, थोड़ा सा कुछ प्रश्नों पर इनको एकदम क्लियर कर लीजिए, सभी लोग तेजी के साथ बता दें, एकदम क्लियर हो जाए, जिससे कि जैसे मान लो एक प्रश्न है, आप सिस्टम समझ लो, एक जनरल क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत बता दीजिए क्या होगा। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए की जाती है, खिलौने का अंकित मूल्य बताओ क्या था। 14% की छूट होती है, 14% की छूट मतलब क्या लिखा जाएगा, पहली चीज तो 14/100 लिख दो। थोड़ा अगर आसान करना चाहो तो आसान भी कर सकते हो, जैसे 2 सत्ते 14 होगा, 2 50 बार 100 होगा, मतलब यह 7/50 हो गया। हम कह सकते हैं खिलौने का अंकित मूल्य यदि 50 है तो 7 की छूट होगी, और 7 की छूट होने के बाद यह मिलेगा कितने बताओ, 43 में। कितने मिल जाएगा भाई, 43 उसका विक्रय मूल्य होगा। तो मतलब 50 रुपए का खिलौना दिखाया जाएगा, 7 रुपए कम किया जाएगा, 43 रुपए में उस खिलौने को बेचा जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, 43 रुपए में उस खिलौने को बेचा जाएगा। यहाँ पर इसने कहा कि उसकी बिक्री है 215 रुपए, तो यहाँ बिक्री कितनी आई है 43, 43 बराबर 215 कर दो, 1 बराबर 5 होगा, और इसका क्या निकालना है, अंकित मूल्य जो कि 50 है। 50 को 5 से गुणा करिए, 250 रुपए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 250 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग देख सकते हैं, ये करेक्ट हो गया। अब एक बात आप समझ गए होंगे, जो मैं कंडीशंस आपके सामने दे रहा हूं, थोड़ा प्लीज समझिएगा। हमने कहा कि भाई एक अंकित मूल्य है, करेक्ट है, और एक सेलिंग प्राइस है, ये भी सही है। आपने अभी भी डिस्कस किया कि अगर अंकित मूल्य ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है छूट होता है, छूट होता है, क्योंकि अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस से अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात छूट दी गई है। थोड़ा छूटों के प्रकार सोचो, इसके टाइप सोचिए, कितने प्रकार के हो सकते हैं जो अलग अलग से हमको बताए जाते हैं। पहला छूट देखिए, एक होता है फ्लैट, ठीक है, एकल छूट। एकल छूट का मतलब है सीधा सीधा आपसे कहा जाएगा कि 40% का छूट है, 20% की छूट है, 30% की छूट है, जो दाम है तुरंत उस पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आप समझ गए। दूसरा होता है सतत छूट होती है। सतत छूट का मतलब होता है क्रमिक डिस्काउंट होता है, इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। आप एक क्रमागत छूट की बात करते हैं। क्रमागत का मतलब जैसे आप समझ गए कि पहले जैसे मान लीजिए कहा 20%, फिर हमसे कहा 10%, ये होती है क्रमागत छूट। और क्रमागत छूट जरूरी नहीं कि केवल 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी होती है। तो क्रमागत छूट को भी हमें इक्विवेलेंट, जैसे हम क्रमागत को देखकर जज नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली कितना मिल रहा है, तो क्रमागत की जरूरत होती है कि हम लोग इसको जो है एकल में कन्वर्ट कर ले, ये डिसाइड कर ले कि एकल में कितना होगा, उसके बाद हम कंफर्म कर पाते हैं कि सही में हमको कितना छूट मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा क्रमागत छूट को हम एकल छूट में बनाते कैसे हैं, और भरोसा है कि आप लोग बना सकते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कितने लोग बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे मान लीजिए हमको कहीं पर 20% और 10% की छूट मिली, ठीक है, एक क्रमागत या क्रमिक छूट मिली, हमें भरोसा है कि आप कर लेते हैं। इसका अगर मुझसे कहा जाए इसका सिंगल इक्विवेलेंट अर्थात समतुल्य एकल छूट क्या होगी, समतुल्य एकल छूट, दरअसल आपसे कभी कभी फार्मूला ही पूछता है एग्जाम में। तो इसका मतलब एक दिमाग में रख लीजिए कि अगर हमारे पास A% और B% की 2 क्रमिक छूट हैं, ये 2 क्रमिक छूट हैं, तो इसका जो समतुल्य एकल छूट होगा वो आपका क्या हो जाएगा पता है, जो एकल छूट होगा वो आपका हो जाएगा A+B माइनस AB डिवाइड बाई 100। हम डायरेक्ट देखो इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, बाकी जो मैंने अगर परसेंटेज का उपयोग भिन्न के रूप में आपको बताया है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको कम से कम आइडिया रहे कि अगर यहाँ पर 30%, 20% और 10% की हमें क्रमिक छूट दी गई है, तो उसका समतुल्य एकल छूट कितना होगा, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। ये केवल एक ही आंकड़े के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, इस सभी आंकड़ों के लिए बोल रहा हूं। थोड़ा सा भी हम वहां पर चलते हैं, लेकिन पहले छूटों के सभी प्रकार आप समझ लो। तीसरा छूट देखिए क्या होगा, अभी हम कंफर्म कर दे रहे हैं कितना हो जाएगा, कैसे होगा। फिर एक होता है कि यम की खरीद पर, यम की खरीद पर यन समान जब मुफ्त में मिल जाए, ठीक है, मुफ्त में मिल जाए। इस तरह के आपके कॉन्सेप्ट ये भी आपकी परीक्षा में आपको मिल सकता है कि अगर हमें यम सामान खरीदूं मैं और यन सामान हमें मुफ्त में मिल जाए, तो मुफ्त में मिलना मतलब एक प्रकार से वह सामान डिस्काउंट के तौर पर मिलना, ये भी एक छूट का तरीका होता है। कभी कभी आप जाते हैं किसी दुकान पर तो कहता सर आज 5 खरीदो हम आपको 2 सामान मुफ्त में दे देंगे,
इसका मतलब उसने हमें 7 सामान दिया, तो जाहिर सी बात हमको उसने छूट दिया। तो यहाँ पर भी एक तीसरे प्रकार का छूट, हालांकि छूट के और भी प्रकार होते हैं लेकिन वो किसी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है। बाकी आपने देखा होगा कूपन दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये तो देखो, ये सब बहुत ही रेगुलर छूट है जो हमें फेस करना ही करना है। एकल छूट तो हम लोग के कॉमन ट्रेंड में है, सतत छूट हम लोग के कॉमन ट्रेंड में नहीं है लेकिन फिर भी उपयोगी है। कुछ की खरीद पर कुछ मुफ्त मिल जाए, ये भी हमारे कॉमन ट्रेंड में है, बहुत पर्पज के लिए होता है। आपने देखा होगा अक्सर गुमराह किया जाता है इसकी पर्पज से। मैं आपको समझाऊंगा इसका भी क्या है। एक आजकल बहुत ही कॉमन चलता है, आप किसी दुकान पे जाइए तो आपको वहां पर कूपन दे देते हैं 500,000 का। वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। 500,000 का कूपन लेकर हम सोचते हैं कि हम ठगे गए हैं कि लिए हैं, क्या है कैसे, हमको नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि पहले तो उसकी एक वैलिडिटी होती है। दूसरा, अगर मान लो 500 का कूपन मिला है तो आप उस वैलिडिटी, मतलब अगर 28 तारीख को उस महीने की अंत तक उस वैलिडिटी है उसकी, तो 28 के पहले आपको फिर दुकान पे जाना होगा, मतलब उनका उद्देश्य फिर से आपको बुलाएं। तीसरा उद्देश्य है कि अगर आप वहां गए और 500 का सामान खरीदे और सोचे कि हम फ्री में लेके चले आए, तो नहीं देंगे। आपसे कहेंगे सर 2000 तक की खरीद के बाद 500 का कूपन लगेगा। तो मतलब फिर इसका मतलब आपकी जेब से आए तभी तो देंगे कूपन उपन। इसका मतलब एक कुछ ऐसी छूट होती है जो बड़े ही कंफ्यूजिंग होती हैं। बाकी ये सब छूटें कॉमन है जो कि अक्सर हमारी परीक्षाओं से हमको कनेक्ट करती हैं। आई बातें समझ में? चलिए इन्हीं पर हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। सबसे पहले एकल छूट सबको पता है। सतत छूट को थोड़ा सा अभी मैं काम और करता हूं। सतत छूट को लेकर के थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस आप लोग रखिए। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 20% और 10% की अगर क्रमिक छूट है, क्रमिक छूट है, तो बोलो इसका समतुल्य एकल छूट क्या होगा? समतुल्य एकल छूट क्या होगा? ये थोड़ा सा अभी 2-5 मिनट में आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। अभी एक फार्मूला हमने लिखा था क्या, a प्लस बी। मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में वेरिएबल दे दे और उस वेरिएबल के बाद कहेगा इसका क्रमिक एकल छूट बताओ क्या होगा, तो समतुल्य एकल छूट क्या होगा, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो इस फार्मूले पर जा सकते हैं। कुछ बच्चे हम देख रहे थे 32% बता रहे थे, वो गलत है भैया। 20 + 10 होगा, -20 × 10 होगा बटे 100 होगा। अर्थात निश्चित तौर पर आप समझ चुके होंगे 30 - 2 होगा, मतलब 28% की छूट होगी। 28% की क्या होगी? छूट होगी। ये आप कन्फर्म कर लो। इसका दूसरा तरीका ये है कि 20% जो होता है वह 1/5 होता है, 10% 1/10 होता है। हम कहेंगे 5 में से 1 घटकर 4 होगा और 10 में से 1 घटकर 9 होगा, ठीक है। अब आप क्या करो कि बगल बगल से अगर कुछ पॉसिबल हो तो काटो, ना हो तो कोई बात नहीं। 10 × 5 = 50 हुआ, 9 × 4 = 36 हुआ, 50 से 36 हुआ, मतलब 14 कम हुआ किसमें? 50 में, ठीक है। हम लिखेंगे 14 × 100 बटे 50 करेंगे। 50 दूना 100 होता है, 14 दूना 28 होता है। कुल मिला के हमको क्या करना है कि अगर हमें सतत छूटें दी गई हैं तो हम उसको समतुल्य एकल छूट में कन्वर्ट करें। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कैसे कि 25% की छूट, 25% की छूट, ठीक है। अब मैं कुछ क्रमिक छूटें दे रहा हूं, समतुल्य एकल छूट बना दो। 25%, 33 सही 1/3% और 20%। ये 3 क्रमिक छूट हैं, 3 क्रमिक छूट हैं। इनका समतुल्य एकल छूट बताओ क्या होगा? समतुल्य एकल छूट क्या हो जाएगा? कौन कौन हमें कवर कर सकता है? तुरंत बता दीजिए। अगर मैंने यहां पर क्या बताया कि 25% है, 33 सही 1/3% है, 20%, अभी 5 मिनट हमें दीजिएगा, एक क्लियर हो जाए फिर आगे बढ़ता हूं। तो इसका समतुल्य एकल छूट कितना होगा भैया बताओ सब लोग? तो 25% भाई 1/4 होता है, इसका मतलब 1/3 होता है, इसका मतलब 1/5 होता है। भिन्न का कन्वर्जन आपको क्लियर परसेंटेज का होना चाहिए। 4 में 1 घटकर 3 होगा, ठीक है। 3 में 1 घटकर 2 होगा और 5 में 1 घटकर 4 होगा। अब देखिए जो जैसे इधर इधर से कट जाए तुरंत काट निपटा दीजिए उसको। एक खत्म है, एक खत्म है। मतलब एक तरह से सोचो तो 5 है और एक तरह से सोचो तो 2 है। 5 से 2 हुआ, 5 से 2 हुआ, कितना कम हो रहा है? 3। किस में कम हो रहा है? 5 में। तो लिखो 3 × 100 बटे 5। 5 बिसाम में 100, 20 × 60, 60% की छूट है। क्या है भाई? 60% की क्या है? छूट है। अगर हमको यहां पर इस तरह से क्रमिक छूट मिलेगी तो हम इस भिन्न का उपयोग करके हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि छूट कितना हो जाएगी, समतुल्य एकल छूट क्या होगी। अब इस पर आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे बन सकता है उसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। क्या मैं प्रश्न देना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप एक ग्राहक हो, आप क्या है? ग्राहक है। सुना है ना, जागो ग्राहक जागो। तो चलो भाई सारे ग्राहक जागो। ग्राहक हो तो ग्राहक का उद्देश्य क्या होता है?
ग्राहक का उद्देश्य होता है, सबसे पहले सोच लीजिएगा, द पर्पज या ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कस्टमर। अगर आपके ऊपर एक कस्टमर का तमगा लगा है तो यू आर अ गुड कस्टमर। कब गुड कस्टमर है आपके घर में, आपकी तारीफ तब होगी जब आप किसी सामान को बहुत ही सस्ते में खरीद लाओ, ज्यादा छूट पर खरीद लाओ। तो अधिकतम छूट जिसने लिया, ग्राहक का दृष्टिकोण होगा टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसका उद्देश्य ही होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ही है अधिकतम छूट लेना। तो इसलिए एक अच्छा ग्राहक वही है जो सही दुकान सेलेक्ट कर ले, सही सामान सेलेक्ट कर ले और सही छूट सेलेक्ट कर ले। अब मैं आपको कुछ छूटों की वैरायटी दूंगा, बड़ी विविधता दूंगा, उससे आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी छूट परफेक्ट है। अगर आप एक अच्छे ग्राहक हो, अच्छे छात्र हो, तो आप बता सकोगे कि कौन सी छूट आपके दृष्टिकोण में अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। एक ही सामान खरीदना था एक दुकानदार, मतलब एक ग्राहक को, उसके पास दो ऑप्शंस थे, ठीक है। एक दुकान पर गया वह सामान खरीदने, उस दुकानदार ने उसे दो छूट ऑफर किया, D1 और D2। उसने कहा कि बेटा इस सामान के बदले हम 40% की छूट देते हैं और हम 39.5% की छूट देते हैं। तो आप बताओ, एक अच्छे ग्राहक हो तो आप कौन सी छूट लोगे? तो कहोगे अरे क्या बात, इतना पढ़ लिख लिया हम लोगों ने कि हम एकदम क्लियर, हम 40% वाली छूट लेंगे। ग्राहक कहेगा हमें 40% की छूट दे दो, ये हमारे लिए बेहतर है। करेक्ट है? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार कमेंट करते चलो D1 चाहिए कि D2 चाहिए, आप बताओ, तो उसी हिसाब से करेंगे। तो आपने कहा नहीं हमें D1 चाहिए यार, 40 ज्यादा होता, 39.5 हम समझौता नहीं करेंगे, हमें ये छूट दे दो। फिर हम एक दिन गए उसी दुकान पर, ठीक है, उससे हमने पूछा कि भाई छूट दे दो, तो उसने कहा ये देखो छूट मतलब सामान दे दो। तो उसने कहा बेटा देखो, एक हम 40% की छूट दे रहे हैं और एक जगह हम 30% और 10% की क्रमिक छूट दे रहे हैं। अब बताओ आप कौन सी लोगे? आप अच्छे ग्राहक हो तो बताओ कौन सी छूट आपके लिए अच्छी है। D1 सही है कि D2 सही है? मतलब यहाँ पर दो छूट है, सपोज करो वह D1 D2 है। एक छूट आपकी ये पहली D1 की है और दूसरी छूट D2 है। बोलिए कौन सी छूट लेना पसंद करोगे आप? यहां पर अगर आप एक अच्छे कस्टमर हो तो D1 चाहिए कि D2 चाहिए? तो आप कहोगे नहीं सर हमें D1 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ 40 है और ये जुड़कर 40 है, तो मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि यदि कभी क्रमिक छूटों का योग, क्रमिक छूट जैसे यहां पर दिया है, क्रमिक छूटों का योग अगर एकल छूट से ज्यादा है या बराबर है या थोड़ा बहुत ज्यादा भी है, तब भी आप कहना कि मुझे फालतू में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधा सीधा फ्लैट डिस्काउंट दे दो। मतलब ऐसी कंडीशन में फ्लैट डिस्काउंट इज द परफेक्ट डिस्काउंट। कब? जब क्रमिक छूटों का जोड़ एकल छूट के लगभग बराबर हो। लगभग बराबर देखो दो परिस्थिति में, जुड़कर कभी भी कम हो तो कभी मत लेना, तब तो हमारा भैया नमस्ते। अगर जुड़कर बराबर है तो कभी भी मत लेना, तब भी इसी को ध्यान देना। जुड़कर थोड़ा बहुत ज्यादा भी है ना, जैसे 41 हो जाए जुड़कर, तब भी उसी को लेना। इसका कारण क्या है? जब मैंने इसको सतत से एकल में बनाया तो देखो ऐसे है 30 10 40 माइनस 30 गुणे 10 बटे 100। देखिए 40 में से 3 निकलेगा तो यह 37% ही है। सोचो 37% है और वह 40% है, तो हम 40% लेंगे ना, तो ज्यादा है उसको लेंगे। तो कभी भी इस तरह की बातें आए, जैसे मान लीजिए मैं फिर से एक देता हूं तीसरी कंडीशन। एक दुकान पर गए, उस दुकानदार ने हमें दो छूट ऑफर किया। एक उसने हमसे कहा 50% की ले लो, ये D1 छूट है। एक उसने कहा कि 30% है, 10% है, ठीक है, 30% है, 15% है, 30% है, 15% है और 5%। हम क्रमिक दे रहे हैं आपको। अब बताओ कौन सी लोगे? दो छूट है 30%, 15%, 5% और उधर सीधा सीधा 50%, तब भी हम कहेंगे हमको D1 ही देना भाई, हमको इस छूट को नहीं लेना है, आप इसको अपना संभालो, ये आपको ही मुबारक हो, अपने को नहीं चाहिए। तो ग्राहक के दृष्टिकोण में फ्लैट डिस्काउंट इस समय परफेक्ट होती है। अब ग्राहक भी फंसेगा, देखिए कहां फंसेगा, ये लाता हूं मैं एक कंडीशन जब ग्राहक फंसेगा। देखो चौथे हम फिर दुकानदार पर सामान खरीदने गए, फिर हम दुकानदार ने दो छूट ऑफर किया। एक छूट उसने हमको दिया 30% और 20% की, क्रमिक छूट दिया। दूसरी छूट उसने हमको D2 ऑफर किया कि भैया जो मर्जी आप ले लो इसको। उसने हमको ऑफर किया, कहा 40% और 10% की। अब हम डाउट में आ गए, क्योंकि यहां भी छूटे सोचिए क्रमिक हैं और यहां भी छूटे क्रमिक हैं, दोनों छूटे क्रमिक हैं, दोनों का जोड़ भी बराबर है। देखो जोड़ बराबर है कि नहीं, 30 10 20, 30 20 50, 40 10 50। अब आप कौन सी छूट लेंगे? पहला वाला कि दूसरा वाला, D1 की D2? कंफर्म करिए सभी लोग। अरे आ रहा है सुमित, ठीक है,
कौन सी छूट लेंगे बोलिए। इस समय D1 चाहिए कि D2 चाहिए। अब आपके मन में डाउट आया, आपने कहा पहले तो इसको हम कैलकुलेट कर ले, तो आपने कैलकुलेट किया 30 20 50 होता है, माइनस 30 गुणे 20 होता है, बटे 100 होता है। इसको खत्म किया तो 6 निकला, तो 50 से 6 निकला तो कितना होता है 44%। यहाँ 44% है, यहाँ 40 प्लस 10 है 50, माइनस 400 है, करेक्ट है। ये निकाल दिया, अगर 50 में से 4 तो 46% आया। तो आपने किसको प्रेफर किया बोलो, D2 को, मतलब इस छूट को हम प्रेफर करेंगे, ये छूट हमारे लिए परफेक्ट होगी। इसका कारण समझो, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, उसको समझिएगा। जब भी कभी आपके पास ऐसी क्रमिक छूटें हों, ऐसी और ऐसी, जिनका योग बराबर है, देखो योग समान है, योग समान है दोनों का, इधर 30 20 50 है, इधर 40 10 50 है। ऐसी केस में जिसका अंतर सर्वाधिक होगा, जो अंतर सर्वाधिक है, अंतर अधिक है, जिसका अंतर छूटों के बीच अधिक है, वही ग्राहक के लिए परफेक्ट है। मैंने देखा कि 30 20 50 है, 40 10 50 है, 30 20 का अंतर 10 का है, 40 30 का 10 का अंतर 30 का है, तो हम ग्राहक के लिए ये हमारे लिए बेहतर है। आई बात समझ में। तो ग्राहक को वो छूट अच्छी लगेगी जिसमें ज्यादा अंतर है। जैसे मान लीजिए, देखिए एक और हम लेते हैं, हम गए एक दुकान पर, हमने देखा कि दो छूट हमको ऑफर हुई, D1 और D2। यहां पर मिल रहा था 30% और 30% और 50%, 30% 50%। यहां पर मिल रहा था 20% और 60%। बोलिए कौन सी छूट लेकर आएंगे आप, D1 की D2। आपने देखा 30 50 80, 60 20 80, इनमें अंतर 20 का है और इसमें अंतर 40 का है, हम D2 को प्रेफर करेंगे। आई बातें समझ में। यस, तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, कौन सी छूट आपको लेनी है, कौन सी छूट आपको, तो मतलब इसको बहुत ही केयरफुली आपको समझना है। जैसे एक लास्ट इस प्रकार से और डिस्कस करके आगे बढ़ जाते हैं। एक और ऐसा ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। एक हम फिर दुकान पर गए, एक दुकान पर उसने हमें 3 छूटें दी, A दिया, B दिया, C दिया। उसने 3 प्रकार की छूटें दी और कहा इसमें से जो मर्जी तुम छूट सेलेक्ट कर लो। हमने कहा दीजिए, तो कह रहा देखो ये है 20%, 10%, 30%, एक क्रमिक छूट है। 30%, 10% और 20%, ये भी क्रमिक छूट है। 10%, 20%, 30%, एक क्रमिक छूट है। 3 छूटें हैं। अब बताओ आप ग्राहक के तौर पर कौन सी छूट लेंगे। अगर आप एक अच्छे ग्राहक हैं तो पहचान के बताओ कि कौन सी छूट लेंगे आप लोग। इसमें थोड़ा कंडीशन समझ लीजिएगा। जब ये 3 छूटें हमें कोई दुकानदार ऑफर कर रहा है तो उस समय हम कौन सी छूट लेने लगे, बताइए, कंफर्म करिएगा। यस, कंफर्म बताओ, हाँ कौन सी छूट लेना पसंद करेंगे। अब आप देखो, प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो 10 20 30 है हर जगह है, बस केवल सीक्वेंस का फर्क है। मैं आपको बताऊं, यदि सभी आंकड़े बराबर हैं और केवल क्रम का फर्क है तो सभी छूट समान होंगी। देखिए अभी आप बहुत सारे लोग गलत करेंगे, सभी यहां पर क्या होंगी, समान होंगी। आप बोल देना उससे, दुकानदार से, कि भैया तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा है, तुम चाहे जो छूट हमें दे दो, ठीक, कोई भी ले लो। सही बात अमित, एकदम सही बात है। मैंने कहा कोई भी छूट दे दो, सब हम अपने लिए बराबर है, क्योंकि यहां पर चाहे 10 20 30 दे दो, चाहे 20 10 20 30 दे दो, सब इक्वल है, क्योंकि सब आंकड़े सेम है। क्रम बदलने से छूट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इक्विवेलेंट छूट हमेशा एक ही रहेगी, समान रहेगी। तो इसलिए यहां पर सभी बराबर है, आप कोई भी छूट यहां पर प्रेफर कर लो, ये आपकी सिचुएशंस खत्म हो गई। अब देखिए, जो एक और छूट हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस पर थोड़ा सा बात किया जाए, उसको भी थोड़ा सा कंफर्म किया जाए। देखिए ये वाली, जैसे कभी आपके सामने स्थिति आई कि यम की खरीद पर यन सामान जब मुफ्त में मिल जाए, तो मुफ्त पर आधारित थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा। मुफ्त वाला अप्रोच क्या होता है, मुफ्त पर आधारित, देखिएगा ध्यान से, मुफ्त पर आधारित, मुफ्त का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा आप लोग क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा, आप लोगों से मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग तुरंत कंफर्म करो। एक दुकानदार क्या करता है, आप तुरंत कमेंट करना, तो इसी से हम फाइनली आगे बढ़ जाएंगे। दुकानदार 5 सामान की खरीद पर, 5 सामान की खरीद पर 2 सामान मुफ्त में देता है, मुफ्त में देता है। दुकानदार के द्वारा दिया गया छूट प्रतिशत ज्ञात करो, क्या होगा, कमेंट करिए। एक दुकानदार है, जब उससे आप 5 सामान खरीदते हो तो वह 2 सामान मुफ्त में दे देता है, कहता ले जाओ। अब मुझे बता दो कि दुकानदार हमें कितने प्रतिशत की छूट देता है। 5 सामान की खरीद पर दुकानदार हमें 2 सामान मुफ्त में देता है, कितने % की छूट देता है, कौन कंफर्म कर सकता है इसको। इसका सेंस थोड़ा समझिएगा। बहुत सारे लोग के आंसर्स आएंगे, क्या आएंगे भाई, कमेंट कौन कर रहा है। हाँ,
40%। प्रियंका जी ने देखिए 40 बताया, सुमित 66, 666। और कौन कमेंट कर रहा है बोलो, मैं थोड़ा आप ही लोगों से पूछ रहा था। सौम्या ने 28 सही 4/7, सुमित 66, अमित 28 सही 4/7, ट्विंकल 40। देखो कंफ्यूजन है, कुछ लोगों ने ऐसे किया है, क्या कुछ लोगों ने किया है 2 गुणे 100/5, 5 से डिवाइड किया, 20 दूना आपका 40 आ रहा है। भैया 40 गलत हो जाएगा, 40 मत लगाना कभी भी। मैं जानता था इस तरह की गलतियां हो सकती हैं, इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। आप इसको समझिए थोड़ा सा। दुकानदार ने 5 सामान की खरीद पर 2 सामान मुफ्त में दिया है। 5 सामान जब उससे खरीद रहे हो 2 सामान मुफ्त में दिया है। दरअसल आपका बजट था 5 ही सामान। जैसे हम इसको डिसाइड करें तो अगर एक का दाम यदि 1 रुपए है तो 2 का दाम कितना होगा बताओ? 2 का दाम 2 रुपए होगा। 5 का दाम कितना होगा? 5 का दाम 5 रुपए होगा। चलो आप घर से 5 रुपए लेकर आए हो 5 सामान लेने। आपकी नसीब बड़ी अच्छी है, दुकानदार ने कहा कि आज तुम हमसे 5 लेने आए हो, हमारे यहाँ आज ही ऑफर चल रहा है, हमें तुम 2 सामान हम तुम्हें मुफ्त में दे देंगे। मतलब आप घर कितने सामान लेके जाओगे बोलो? 7 सामान। एक प्रकार से आपके लिए पैकेट कितने का बनेगा? 7 का बनेगा। 7 सामान किसी और दिन ले जाते तो कितना रुपया देना पड़ता? 7 रुपए। क्यों? यहाँ पर 1 का दाम अगर 1 है तो 2 का 2 है, 5 का 5 है, तो 7 के लिए कितना पैसा देना पड़ता? 7 रुपए। समझ रहे ना? 7 के लिए कितना देना पड़ता? 7 रुपए। अब सोचो 7 रुपए हम देते तब जब किसी अनदर दिन होता। आज उसी 7 सामान को हम ले जा रहे हैं कितने रुपए में बोलो? 5 ही रुपए में ले जा रहे हैं। मतलब 7 सामान को हम 5 रुपए में ले जा रहे हैं, तो छूट हो रही कि नहीं? यस। कितने की? मतलब जिस वस्तु का मूल्य 7 रुपए है, आज वह वस्तु हमें 5 रुपए में मिल रही है। 2 की छूट है। 2 की क्या है? छूट है। कितने पर? 7 पर। 2 गुणे 100 आप 7 कर दो। 28 सही 4/7% की छूट है। 28 सही 4/7% की क्या है? छूट है। यह छूट एकदम परफेक्ट है। अगर ऐसे कभी भी प्रश्न आए तो आप एकदम कंफर्म कर लीजिए। मैं इसके लिए पॉइंट आपकी कॉपी में करवा देता हूं, लिख लीजिएगा आप सभी लोग। ये देखिए, नोट करिएगा। यम सामान की खरीद पर जब यन सामान मुफ्त में मिल जाए, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मुफ्त में मिल जाए, ठीक है। यम सामान की खरीद पर जब यन सामान मुफ्त में मिल जाए तो छूट परसेंट अर्थात मुफ्त का परसेंटेज क्या होगा? यन गुणे 100/यम प्लस यन। ये होता है छूट का परसेंटेज। यम सामान की खरीद पर जब यन सामान मुफ्त में मिल जाए तो ये छूट परसेंटेज यन गुणे 100/यम प्लस क्या होता है? यन होता है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा। यम सामान खरीदा है, यन सामान मुफ्त में मिला है, तो यन गुणे 100/यम प्लस यन इसका सही मान हो जाएगा। इस हिसाब से हमने किया है। अब जैसे आपको मैं एक कंडीशन दे रहा हूं, आप लोग प्लीज बताओ। हमने कहा एक दुकान पर ऑफर है। देखो, एक दुकान पर ऑफर था कि 4 खरीदो 7 ले जाओ। 4 खरीदो 7 ले जाओ। छूट का परसेंटेज बताओ, छूट का कितना प्रतिशत दिया जा रहा था? दुकान पर क्या ऑफर था बताइए? 4 खरीदो 7 ले जाओ, मतलब 4 की खरीद पर 7 ले जाओ। ठीक है, 4 खरीदो 7 ले जाओ, तो बोलो छूट का परसेंटेज क्या है? मतलब इसका अर्थ है कि 4 सामान खरीदोगे, घर ले जाओगे 7 सामान। क्यों? क्योंकि 3 सामान मुफ्त में मिला होगा, 3 मुफ्त में मिला होगा। ठीक है, तो आपको अगर छूट का परसेंटेज बताना है तो 3 गुणे 100 आपको 7 करना होगा, क्योंकि 7 ले गए हो घर पे ना। तो जिस वस्तु का मूल्य 7 रुपए है वह वस्तु आपको 4 में ही मिली है 3 के छूट के हिसाब से। तो 300/7 हो गया। 300, 7 चौके 28 हो गया, 7 चौके 28 हो गया। 2 जीरो 7 दूना 14, 6/7, 42 सही 6/7% की छूट है। ये आप लोग नोट करिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। आपको कंफर्म हो गया होगा। देखिए, बहुत सारे लोग हमें बता भी रहे हैं राइट सोल्यूशन। तो आशा करता हूं कि इस तरह का पैटर्न आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा बढ़ चलते हैं, कहां पर कुछ प्रश्न हैं। ज्यादा समय आज लगेगा नहीं प्रश्नों पर। अब बस अपने प्रश्नों पर आप फोकस करो और एक कमिटमेंट के साथ अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि सब चीजें कंफर्म हो जाएं।
सब चीजें डन हो जाएं। बीच में अगर जरूरत पड़ी तो कुछ कॉन्सेप्ट और बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे। आइए प्रश्नों पर चलते हैं, थोड़ा सा प्रश्नों पर अपना फोकस बनाइए, जल्दी से जल्दी सभी लोग प्रश्नों का उत्तर हमें देते चलिए। पहला प्रश्न हम लेते हैं, पहला मतलब दूसरा आज के सेशन का। किसी खिलौने के अंकित मूल्य, किसी खिलौने का जो अंकित मूल्य था कितना था, 2100। इस पर सेल के दौरान, एक सेल होती है, दो उत्तरोत्तर मतलब क्रमिक 20% और 15% की छूट दी गई है। खिलौने का बिक्री मूल्य बताओ क्या होगा। ठीक है, 20% मतलब क्या होता है, 1/5। 15% मतलब क्या होता है, 3/20। 5 या 15, 5 भी सामने 100। सब लोग कंफर्म करिए। 2100 रुपए उस खिलौने पर प्रिंटेड था, हम जब खरीदे तो उसने हमें कहा हम 20% और 15% की दो क्रमिक छूट पर इस खिलौने को बेचेंगे। तो आप बताओ उस खिलौने को हम कितने में खरीद पाएंगे, ऐसे डिसाइड करिए। ये उसका मार्क्ड प्राइस रखिए, इसकी सेलिंग प्राइस रखिए। हम कहेंगे 5 का खिलौना 1 कम करके 4 में देगा, या 20 का खिलौना 3 कम करके, 20 का खिलौना 3 कम करके 17 में देगा। ठीक है, 20 का खिलौना 3 कम करके 17 में देगा। तो 20 पंचे कितना होता है, 100। 17 चौके कितना होता है, 68। स्पष्ट है कि इससे बेहतर आंकड़ा हो ही नहीं सकता था। क्यों, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा देखिए, यहां पर 20% क्या होता है, 5/4, 1/5। 5 का मान 1 कम होकर 4 हो गया, करेक्ट है। और दूसरी तरफ यहां पर 15% मतलब 5 या 15, 5, 20 का मान इतना हो गया। तो अब एक तरह से सोचो तो यह मान कितना हो गया है, 100, और यह मान कितना है, 68, करेक्ट। इसकी वैल्यू हम अपने को दिया था 2100, इसकी वैल्यू अपने को बताना है। 2 जीरो ऐसे खत्म है, 21 गुणे 68 कर दीजिए। 21 गुणे 68, 21 अट्ठे देखो अंत में 8 केवल एक ही ऑप्शन में है, हालांकि कर सकते हैं 21 अट्ठे आप लोग करोगे तो 8 दूना 168 हासिल 16, 21 छक्के 6 के 6 दूना 26, 26 में 16 जोड़ दे 142, 1428 रुपए इसकी वैल्यू होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट सोल्यूशन। बहुत बढ़िया, देखिए रिस्पॉन्स आप लोग कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर बढ़े, चलिए एक बार कमेंट करते चलिए, सब लोग को समझ में आ गई बातें ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखो क्या है, एक घड़ी क्रमशः, एक घड़ी है क्रमशः 20%, 25% की दो क्रमिक छूट पर 40,500 रुपए में घड़ी को बेचता है। एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 20 और 25% की दो क्रमिक छूट पर उस घड़ी को 40,500 रुपए में बेचता है। अंकित मूल्य बताओ, घड़ी की प्रिंटेड प्राइस क्या थी। अगर किसी को बताना हो कि भैया हमारी घड़ी इतने की है, तो ये मत बताना कि हमको छूट पर मिली है, बताना कि इतना देखो एमआरपी इसकी इतनी है। तो एमआरपी बता दो कितनी है। छूट दो है, एक तो 20% है जो 1/5 होगी, एक 25% है जो 1/4 होगी, करेक्ट है। अब चलिए सभी लोग आंसर करिए, कितना होगी। 5 के मूल्य को 1 कम करके 4 किया गया है, और 4 के मूल्य को 1 कम करके 3 किया गया है, करेक्ट है। अब इधर उधर जो कटे पीटे काट दे, मतलब यह वैल्यू 5 है और यह वैल्यू 3 है। इसका मान अपने को दिया है किसका, बिक्री मूल्य। बिक्री मतलब 3 का मान दिया है 40,500। इसका मूल्य हमको बताना है। 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 1 के 3, 3 तिया 9, 3 5 15, 13,500 को 5 से गुणा करिए। 0 0, 5 5 25, 5 तिया 15, 2 17 के साथ हासिल 2, 5 1 के 5 2, 77,500 है 67, 5 1 के 5 1 6 होगा, हम देखो ये उल्टा कर दिए। 67,500, फिर देख लो 500 0 500 5 5 25, 5 तिया 15, 2 17 के साथ हासिल है 5, अरे 67,500 रुपए उसके ऊपर एमआरपी थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दिस वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द वॉच। उस घड़ी का जो अंकित मूल्य था, मार्क्ड प्राइस था, दैट वाज 67,500 रुपीज, 67,500 रुपए था। थर्ड क्वेश्चन आपका डन होता है। आशा करता हूं समझ में सबको आया होगा ना, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही शानदार से क्वेश्चंस हैं और सारी चीजों को आप लोग कनेक्ट करते जाइए। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए क्या लिखा है। एक वस्तु पर 15% की छूट, एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट से छूट के समान है। मतलब दो वस्तुएं थी, दोनों के अपने अंकित मूल्य थे। पहली वस्तु पे जब हम 15% की छूट करते हैं, दूसरी वस्तु पर हम 20% की छूट करते हैं, तो दोनों के छूट के अमाउंट सेम आते हैं, इक्वल आते हैं। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से क्या हो सकता है। अब यह बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑप्शन पर। आइए थोड़ा डिसाइड करिए कैसे होगा। देखिए पहली वस्तु के प्राइस को, अंकित मूल्य को ए मानो, दूसरी वस्तु के अंकित मूल्य को बी मानो। पहली वस्तु की छूट को 15% लगा दो, मतलब लिख दो 15% ऑफ ए। दूसरी वस्तु का लगा दो 20% ऑफ बी। दे आर इक्वल इन केस, दोनों केसेस में यह इक्वल है, बराबर है। ऐसी केस में हम क्या लिख सकते हैं, 5 तिया 15,
5 चौके 20, मतलब ये स्पष्ट हो गया कि a बटा b आपका 4/3 है। मतलब पहली संख्या 4 से कटेगी, दूसरी संख्या आपकी 3 से कटेगी, अर्थात पहली वैल्यू, पहली प्राइज जो अंकित मूल्य होगी वो 4 से कटेगी और दूसरी प्राइज आपकी 3 से कटेगी। स्पष्ट कर लीजिए। देखो 250 3 से नहीं कटता है, यह 3 से कटता है, ये भी 4 से कटता है। देखिए अभी यहां पर स्थिति ये है कि यहां पर हम पॉसिबिलिटी के आधार पर जाएंगे, कुछ चीजें और कंफर्म करने की स्थिति में है। जैसे आपने देखिए कई चीजों को कंफर्म भी कर दिया, पॉसिबिलिटी के आधार पर चलिए, लेकिन एक बात और तय कर लीजिएगा, पहला वाला ज्यादा होगा, दूसरा वाला क्या होगा, कम होगा। ये भी समझिएगा, केवल कटने पर मत जाना कि कटने के हिसाब से जाओगे तो हमारे दिमाग में ये भी आएगा, बट ये गलत होगा, क्योंकि देखो इसका मूल्य 1080 है और इसका 1200, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले को ज्यादा होना पड़ेगा, दूसरे को कम होना पड़ेगा। इसमें आए जो 480 है, 360 है। देखो ये आपकी 4 से कट रही संख्या, क्योंकि यहां पर एंड में 80 है। जैसे अगर हम इसको सोचें, इसका मूल्य पहले का 480 लें और दूसरे का 360 लें। पहली संख्या देखिए आपकी 4 से कट रही है, एकदम 80 है, एच 3 से कट रही है, और ये ज्यादा है या कम है, 4:3 के अनुपात में है, तो 4:3 के अनुपात में जो वैल्यू होगी वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 से कटेगा नहीं, 5 ये भी 3 से नहीं कट रहा, 6 2 8 5 13, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो जिसने भी अगर सी ऑप्शन लगाया उसने परफेक्ट सोल्यूशन इसका दिया है। चौथा प्रश्न आपका राइट सोल्यूशन कितना होता है, सी ऑप्शन सभी लोग लगा सकते हैं। यस, हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़िए। अब देखिए हमारे पास इस टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में फेस करने को। एक दुकानदार है, निम्नलिखित 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है, 3 अलग अलग ऑफर देता है आपको। क्या क्या, कौन सी योजना ग्राहक के लिए बेहतर होगी, ग्राहक के दृष्टिकोण में कौन सी योजना परफेक्ट होगी, आप बता सकते हो तो बताइए। 3 अलग अलग योजनाओं में उसने सामान को बेचने का वादा किया और कहा कि भैया जो मर्जी हो आप ले लो, ठीक है। हम चलो ग्राहक ठहरे और हम गए तो हमारे पास 3 ऑफर आए। तीनों ऑफर में मैं चाहूंगा कि भाई पैसे बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तो पैसे का मतलब कद्र करो, जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट हो उसी को आप प्रिफर करो एज ए कस्टमर। तो मैंने देखा कि सबसे पहली 20% की 2 क्रमिक छूट थी, दूसरी 5 खरीदे 8 पाए था, तीसरी 8 खरीदे 4 पाए था। अब इसमें डिसाइड करिए कि कौन सी छूट सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम 30-20 की बात किए, तो 30 + 20 माइनस 30 × 20 बटे 100 किया, ठीक है। 2 जीरो खत्म हो गए, 3 2 आपके 5 6 होते हैं, 50 में से अगर हम 6 निकाल दें तो 44% की छूट है पहली वाली। जो पहला ऑप्शन है दैट इज इक्वल टू 44%, 44% छूट के समतुल्य है, बराबर है। दूसरा देखिएगा, 5 खरीदे 8 पाए, 5 खरीदे 8 पाए मतलब 3 मुफ्त में लाए, 5 लेने गए थे 8 लेकर आए, मतलब 3 फ्री में पाए। अगर हम उसका परसेंटेज बनाएं तो 3 × 100 बटे क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 8 लेकर आप मुफ्त में आए हैं, सॉरी 8 आप लेकर आए हैं तो 3 मुफ्त में लाए हैं। 4 दूना 8 होता है, 4 25 होता है, तो 25 × 75 बटे 2 होगा, अर्थात 37.5% होगा। यहां पर पहुंचे, 8 खरीदने गए थे और 4 मुफ्त में लाए हैं, 8 खरीदने गए थे 4 मुफ्त में लाए हैं, मतलब 12 सामान लाए हैं। तो 4 लिखो, गुणे 100 करो, बटे 12 कर दो, 4 × 12 होता है 33, सही 1/3% होगा। सबसे ज्यादा देखिए तो 44% ही, अर्थात पहली छूट सबसे अच्छी है। अगर हम ग्राहक हैं तो हम कहेंगे कि हमको पहली छूट दे दो। ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। जो लोग ए ऑप्शन बता रहे एकदम परफेक्ट है, सी नहीं होगा। ग्राहक के दृष्टिकोण में सबसे ज्यादा छूट पहले ऑप्शन से मिल रहा है, जो 44% की इक्विवेलेंट है, इक्वल है। आप 44% वाली छूट प्रेफर करो। बाकी देखो 37.5 आ रहा है, 33.133 आ रहा है, तो आप किसी और की तरफ ना देखते हुए पहले ऑप्शन को प्रेफर करिए। दिस इज द राइट सोल्यूशन, यही इस प्रश्न का अंतिम सोल्यूशन होगा। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए, 6ठा नंबर। एक वस्तु है 2500 रुपए में खरीदी गई, 2500 में खरीदी गई। दुकानदार इसके अंकित कीमत पर 12% की अनुमति देता है, छूट की अनुमति देता है। एक वस्तु है जो कि 2500 में खरीदी गई है, ध्यान से बहुत समझिएगा, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है, 2500 रुपए। दुकानदार उस पर 12% की छूट की अनुमति देता है, लेकिन इसके बाद भी वह 10% का लाभ कमाता है। करेक्ट है। वस्तु का अंकित कीमत ज्ञात करो, कितना हो जाएगा। अब इस प्रश्न का सलूशन कौन कर पाएगा बताइए। देखो 2 चीजें ध्यान दीजिएगा, छूट हमेशा जो दी जाती है, छूट वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और प्राप्त किया जाता है विक्रय मूल्य। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर कभी छूट की बात होगी तो छूट इज ऑलवेज गिवन ऑन द मार्क प्राइस एंड यू गेट द सेलिंग प्राइस ऑलवेज, ठीक है। और लाभ होगा या हानि होगा,
अगर जैसे 10% लाभ लिखा है तो लाभ हमेशा दो के रिलेशन को स्पष्ट करेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को। मैं दो प्रकार से इस प्रश्न को हल करके आपको देता हूं, आप लोग जो कर सके हमें उत्तर बताएं। देखिए कुछ लोग के आंसर्स हमें मिल भी रहे हैं। सबसे पहले देखो यहाँ एक रिलेशन है अंकित से विक्रय जाने का, और दूसरी तरफ रिलेशन है क्रय से विक्रय जाने का। तो हम एक काम करते हैं, अपने इस विक्रय मूल्य को बीच में लिख देते हैं, यहां क्रय मूल्य लिख देते हैं और यहां पर अंकित मूल्य लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा यहां पर कितने परसेंट की छूट है, 12%। 12 मतलब क्या होता है, 12% मतलब क्या होता है, 4 तिया 12, 4 25 1200। मतलब इसका सिस्टम बना कि कोई सामान अगर 25 अंकित मूल्य है तो 3 कम हो जाएगा, 22 में बिकेगा, ये कंफर्म हो गया। दूसरी तरफ 10% का लाभ है, मतलब 1/10 होता है, अर्थात स्थिति ये है अगर 10 में खरीदा गया तो 10 में 1 जोड़ करके 11 में बिका। यहां पर देख लीजिए 10 में 1 जोड़ करके 11 में बिका। अब हम चाहते क्या है कि हमेशा जो विक्रय मूल्य है दोनों परिस्थितियों में इक्वल हो जाए। इक्वल कैसे होगा, यहाँ 22 यहाँ 11, आप इसको 2 से गुणा भर कर दो। जैसे करोगे आपको पता है 10 दूना 20 होगा, 11 दूना 22 ऊपर नीचे 22 होगा, और यह आपका 25 होगा। क्या दिया है अपने को, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 2500, तो 20 का मान 2500 है। निकालना क्या है अपने को, अंकित मूल्य, जो कि किसके बराबर है बताएं, यहां पर वो बराबर है किसके, यही वैल्यू हमको बतानी है। मतलब हमको इस प्रश्न में 20 का मान दिया है, 20 का मान वो कितना दिया बोलो 2500, और निकालना क्या है अपने को 25 का मान। तो 25 का मान हम लोग कंफर्म कर दे, इसका राइट सोल्यूशन आएगा। देखिए कैसे, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 4 से डिवाइड कर दें, 4 छंगे 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इसको इससे गुणा करेंगे 3125 हो जाएगा। 3125 देखिए है पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, आपको दिक्कत इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं समझ में सबको आया होगा। एक बार जल्दी से सभी लोग क्लियर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। कोई दिक्कत अगर किसी के मन में हो, कंफ्यूजन अगर हो तो प्लीज बताएं। यस, हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं, वो रूल हो जाता है, रूल पर मत जाइए शैलेंद्र। तो ऐसे थोड़ा पैटर्न अगर बनाएंगे तो हर प्रकार की परिस्थितियों को आप फेस कर लेंगे, आपको सब चीजें कंफर्म हो जाएगी, सब क्लियर और स्पष्ट समझ में आएगा, ये श्योर मानकर चलिएगा। क्लियर हो गई बातें, चलो आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पर आता हूं, लेकर चलिए उसको देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री पर 20% की सीधी छूट देता है और फिर भी 30% का मुनाफा कमा लेता है। 20% की सीधी छूट देता है, फिर भी 30% का मुनाफा कमाता है। अंकित मूल्य अंकित मूल्य के लिए कितने परसेंट की वृद्धि की गई थी, मतलब अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा। अच्छा ये कब पॉसिबल है बताओ, जैसे कोई दुकानदार छूट भी देकर लाभ कमाए, इसका मतलब है कि उसने दाम बढ़ा के प्रिंट किया था। अब अपने से इस प्रश्न में पूछा गया उसने कितने प्रतिशत दाम बढ़ा के प्रिंट किया था, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब इसको करने के तरीके दो हैं। एक तो अभी जो तरीका मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, ये छूट दिया, छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, क्या प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य। दूसरी तरफ मुनाफा मतलब लाभ, अगर लाभ मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य। दो प्रकार से अगर हम संबंधों को लेकर चलें तो दोनों तरीके से प्रश्न हल हो पाएंगे। एक तो ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं इस पर जा सकते हो, दूसरा एक बहुत ही ओरल तरीका इसका हो जाएगा। पहले तो आप थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए कैसे होगा। यहां पर जैसे हमने कहा कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य होगा, 20% को क्या अच्छा इसको भी ध्यान दीजिएगा, यहां विक्रय मूल्य है, यहां भी विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य दोनों में कॉमन कर दो। विक्रय मूल्य यहां पर कॉमन कर दो, यहां कर दो, सॉरी विक्रय मूल्य दोनों में कॉमन कर दो, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। और यहां पर कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, यहां पर मार्क प्राइस कर दीजिए। करेक्ट है, जो दोनों परिस्थितियों में संबंधित हो उसको दोनों में कॉमन करना, अर्थात बीच में करना होता है। 20% 1/5 होगा, मतलब आपको कंफर्म कर दूं कि जो सामान 5 में बताया गया है वह 20% की छूट के हिसाब से 4 में बेचा गया है। जबकि यहां पर देखिए 30% मतलब 3/10 होता है। जो सामान 10 में खरीदा गया है 3 बढ़ाकर 13 में बेचा गया है। अब अगर हम इसको बराबर कर दे, देखो जो बीच में है ना, हमारी जिम्मेदारी इसको बराबर करना। बराबर करने का मतलब 5 है 4 है 4 कर दें, 10 है 13 कर दें। तो यहां 10 चौके 40 होता है, 13 चौके 52 होता है, 13 पचे 65 होता है। मतलब स्थिति ये हो गई कि आपने 40 में खरीद करके ग्राहक को बताया 65 और बेचा कितने में, 52 में। अब देखो कितना बढ़ाया आपने, 25 बढ़ाया है। 25 किस पर बढ़ाया, 40 पर। 25 गुणे 100 बटे आप 40 कर दो, 40 कर दो, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125 बटे 2 करिएगा, 62.5% का
इंक्रीज किया गया है, वृद्धि किया गया है। मैं आपको कह रहा हूं कि इसको फिर से हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका इसका देख लीजिएगा। जब भी ये पैटर्न आए कि छूट दे करके भी लाभ कमाए, तो आप सोचो कैसे करना है। छूट दे करके भी लाभ कमाए तो 100 को बेस मान लिया करिए और कहिए कि 20% की छूट दे दो। तो 20% की छूट मतलब कितना हो गया, 80। और फिर लाभ कितना मिला, 30% का। 30% का मुनाफा कमाए, 130। अब आप सीधा सीधा देखिए, यहां पर बता सकते थे कि 80 से 130 है, चाहे जीरो खत्म भी कर दो, मतलब 5 जुड़ा है किसमें, 8 में। तो 5 गुणे 100 बटे आप 8 कर दो, 4 दूना 8 होता है, 4 25, 25 पंचे 125 बटे 2 करिए, 62.5 आ जाएगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। मतलब ऐसे भी जा सकते थोड़ा थ्योरेटिकली, और ऐसे भी ओरल बता सकते थे। कोई ऐसा नहीं कि आपको प्रश्न करते समय दिक्कत होगी। दोनों तरीकों से आप प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। आपको शिवम कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को, अच्छा फिर भी बता दूंगा, लेकिन पहले इसको देखिए आप लोग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं, यस, समझ रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, बिल्कुल सही बात, उसी आधार पे लिया गया है। और ये कंडीशंस आपको अप्लाई करना है कब, जब हम कहते हैं कि छूट दे करके भी लाभ कमाए वाली बात होती है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। यस, चलो अगले प्रश्न पर आइए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 8 नंबर, आप ध्यान समझिएगा। 8 नंबर, हाँ ध्यान देखिए क्या लिखा है। 17% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 20,750 रुपए है। 17% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 20,750 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, जो कर सके बताएं। क्रय मूल्य कितना है, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, कौन कौन इस प्रश्न का सलूशन कर सकते हैं, जल्दी से बताएं। यस, हाँ प्रॉफिट सीपी पर ही होगा हमेशा, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उसको डिसाइड किया। अब देखो इस प्रश्न को कौन लोग कर सकते हैं। 17% की छूट देने के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 20,750 रुपए है। यदि कह रहा है जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 70% है, तो आप क्रय मूल्य कितना है ये बता सकते हो। थोड़ा सा आप इसको कंफर्म कर लीजिए। देखो हमने कहा 17% की छूट देने के बाद टेबल का विक्रय मूल्य, तो 17% को हम कैसे डिसाइड करें बताइए। 17 बटे 100 कर सकते हैं कि नहीं। और आपने पढ़ा है कि छूट किस पर दी जाती है, बोलो। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। इसको आप अंकित मूल्य मानो। ये हो गई छूट। बोली विक्रय मूल्य कितना होगा, घटा दीजिए 83। 83 हो गया भाई विक्रय मूल्य, करेक्ट। थोड़ा यहां आ जाइए, और विक्रय मूल्य अपने को दिया भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। मतलब यहां पर उसके बाद देखिए, यहां पर 17% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य यहां दिया भी है। अब प्रश्न पर आइए, लिखा है जो सीपी है और एमपी है। सीपी है और एमपी है, क्योंकि सी क्रय और अंकित का जो हमारे पास यहां पर एक रिलेशन दिया है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, वो लिखा है साफ साफ, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है। इसका मतलब अगर अंकित मूल्य 100 है ना, तो यह 70 है। मतलब एक प्रकार से अगर इनके संबंधों की बात किया जाए तो 7 और 10 का रिलेशन है। मतलब समझ में आई कि नहीं, कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य कितने हैं भाई। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन 7 और 10 का है। अब आपको क्या पता करना है, मुझे एक बात बता दीजिए। हमसे पूछा है क्रय मूल्य बताओ, अगर अपने को अंकित मूल्य कंफर्म हो जाए तो हम क्रय मूल्य निकालने में अपने को क्या ही जा रहा है। देखिए कैसे निकाल सकता हूं, समझिएगा। यहां से विक्रय मूल्य है, आप यहां से अंकित मूल्य निकाल दो। विक्रय मूल्य कितना बताएं, 83 है। 83 का मान कितना है बोलो, 20,750 है। आपको निकालना क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब 100 का मान। चलिए देखिए कितनी बार जा रहा है। हाँ, 83 को ले जाओ, डिवाइड करो, 8 त्रिक 24। हाँ, मतलब अगर हम इसको काटते हैं तो 80 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, वो पक्का कट जाएगा। 8 3 11, अगर ऐसे सोचो तो कट जाएगा। यहाँ पर 2 बार जाएगा, 100 कितना आ जाएगा, 66। अगर हम तो कितना है, 27,000। मतलब अगर हम इससे कंफर्म करें आप लोगों को कि अगर हम वैल्यू अपने पास कितनी है बताओ, 83 से अगर हम 20,750 को डिवाइड करते हैं, 20,750 को अगर हम 83 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आई 250। 2 बार जाएगा, 5 बार और जाएगा, 0, मतलब 25 बार इतना हो गया। इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए तो 25 के बाद देखो एक 0 था ही, 2 0 और बढ़ा, अर्थात 25,000 उसका क्या हो गया बताओ, अंकित मूल्य हो गया। 25,000 अंकित मूल्य है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि अंकित क्रय और अंकित का जो रिलेशन है वो 7-10 का है। मतलब 10 क्या है बोली, अंकित मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है, 7 है। तो अंकित मूल्य यहां 10 का मान किसके बराबर है बोलिए, 25,000 के। 10 का मान 25,000 के है, तो 7 का मान बताइए क्या होगा।
जीरो जीरो से खत्म, 7 7 0 0 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17, 17,500 है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, 17,500 होगा भाई, जो लोग बताएं एकदम कंफर्म किए हैं, बहुत बढ़िया है। 17,500 इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन है, एकदम परफेक्टली नोट कर लीजिए। आई बातें समझ में, किसी को दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत से, लिखा है ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार क्या करता है, एक कुर्सी की कीमत लागत मतलब क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, बताता है ग्राहक को। क्या बताता है कि जितने में खरीदा है 20% बढ़ा के बताता है। फिर क्या करता है, खरीदारों को नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। जब कोई खरीदने जाता है तो कहता है कि भाई तुम अगर तुरंत पेमेंट करोगे तो हम आपको क्या दे देंगे, 10% की छूट दे देंगे। जब एक खरीदार नगद भुगतान करता है तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होता है, मुनाफा कह सकते हो या कितने परसेंट की छूट मिल जाती, ये बता सकते हैं जी। चलिए, कौन कौन कर सकता है इस प्रश्न का सलूशन बताइए। बहुत ही आराम से इसको सतत पर ले जा सकते हो। जैसे ऐसे है, देखो ये खरीद है, ये अंकित है और ये सेलिंग प्राइस है। सपोज करो खरीदा है 100 में, पहले वो क्या करता है, दाम 20% बढ़ाता है। 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है बताइए, 20% बढ़ाएगा तो यहां पर सीधा सीधा 120 दाम हो जाएगा, और नगद भुगतान पर 10% की छूट मिलेगी। 10% इसमें से कम होगा तो कितना हो जाएगा, 12 कम होगा, अर्थात 108 हो जाएगा। 108 हो गया। अब हमसे कहा है कि यहां पर उस ग्राहक को कितने का, देखो ऐसे सोचिएगा, नगद भुगतान पर ग्राहक को कितने का लिखा है ना, उसे कितना मुनाफा, प्रतिशत का मुनाफा होता है। मतलब एक तरह से ऐसे सोचो कि अगर उसने नगद भुगतान किया है तो उसे कितने प्रतिशत का फायदा हो गया, ये बताने की जरूरत है जी। 8 वाला फिर बताना है, अरे भगवान, चलो बताता हूं। पहले इसको सोचो, अगर नगद भुगतान ना किया होता तो 120 देना पड़ता, और नगद भुगतान कर दिया 108 देना पड़ रहा है। करेक्ट है। तो कितने परसेंट का उसे, देखो एक तरह से प्रॉफिट नहीं कह सकते हो आप, ऐसे सोचिएगा दुकानदार, जैसे यही लिखा है ना, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होगा, किसको, दुकानदार को। तो दुकानदार को अभी 8% का लाभ होगा। यहां पर ग्राहक की तो बात किया नहीं, तो 8% का लाभ होगा। इसको सतत से भी कर सकते हैं, जब चीजें एक साथ कंटिन्यूड होती हैं तो सतत से कर देना ज्यादा अच्छा होता है। कैसे, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 का सामान उसने 6 बताया, 10% की छूट दिया मतलब 1/10, अर्थात 10 का सामान 1 कम करके 9 में बेचा। इसका मतलब 50 का सामान 9 छंगे 54 में बेचा। 50 से 54 कितना ज्यादा होता है, 4 ज्यादा होता है। 4 गुणे 100 बटे आप 50 कर दो, 50 दूना 100, 4 दूना 8, 8% का लाभ है। दुकानदार को इस व्यापार में 8% का फायदा होता है, सीधा सीधा बता सकते हैं। यस, चलिए आइए और क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, 10वां नंबर देखिएगा आप लोग। कृष्णा ने 10 रुपए, ध्यान से सुनो, कृष्णा ने 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कितने लोग कर सकते हैं। कृष्णा ने 10 रुपए प्रत्येक, अर्थात एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपए होने पर उसने 100 पेंसिल खरीदी। 20% की छूट देने के बाद उन्हें 12 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा। 20% की छूट दिया, उसके बाद भी 12 रुपए में एक पेंसिल बेचा। अब हमसे कहा है यदि उसने कोई छूट ना दिया होता तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या हो जाता। सोचो, अगर कोई कृष्णा है, उन्होंने सबसे पहले एक पेंसिल खरीदा, कितने बोलो, 10 रुपए की दर से। इसने 100 खरीदा हो, 1000 खरीदा, उसको दिमाग से निकाल दीजिए, ये केवल कंफ्यूजन का विषय है। जो 100 लिखा है, 1000 लिखा हो, कितनी पेंसिलें लिखा, उससे हमसे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि उसने एक पेंसिल में कितना खर्च किया, बोलो 10 रुपए। ऐसे सोचिए, एक पेंसिल पर चलिए, बेचा कितने में बोलो, बेचा है 12 में, लेकिन ये बेचा कैसे है, बेचा है 20% की छूट देकर। तो 20% की अगर छूट देकर बेचा है, इसका मतलब ग्राहक को ज्यादा ही बताया था। मैं आपसे अगर पूछूं उसने ग्राहक को कितना बताया था, जल्दी बताइए, उसने ग्राहक को कितना बताया होगा बताइए। उसने क्योंकि 20% की छूट दिया है जिसका मूल्य होता है 1/5। इसका अर्थ है कि उसने अगर 5 बताया था, 5 उसने अगर बताया था तो 1 की छूट दिया था और 4 में बेचा था। और यहां पर 4 का मूल्य कितना हो जाएगा, 13, 12, 1 बराबर 3। इसका मतलब उसने कितना ग्राहक को बताया था, 15, अर्थात उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 15। इसका अर्थ ये बन गया कि उसने 10 में खरीदा था एक पेंसिल को, 15 बताया था, 20% की छूट दिया और उस पेंसिल को 12 में बेचा था। अब हम कह रहे हैं छूट नहीं देंगे,
जितना एमआरपी है उतने में ही बेचेंगे, तो इसका मतलब 10 में खरीद कर 15 में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ? 5 का। 5 गुणे 100 बटे आप 10 कर दो, तो सीधा सीधा आप समझ गए होंगे 50% का लाभ है। 50% का लाभ है, जो 50% कर सकते हैं एकदम कंफर्म कर लीजिए। इस 100 पेंसिल का कोई अर्थ ही नहीं रह गया इसमें। वहां पर 1000 पेंसिल भी हो, लाख पेंसिल हो, तब भी बात वही आएगी। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा क्या हो गया बताइए? 50% है। 50% का लाभ, इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर आप ले सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को क्लियर कर लीजिए, कंफर्म हो जाए। और थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु का, देखो कितने हैं, जल्दी से हम इसको कवर कर दें जिससे आराम से आप देखिए 3-4 प्रश्न और है, थोड़ी देर और वेट के लिए हो जाए। एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ मिलता है। सोचो, 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ मिलता है दुकानदार को। बहुत ही शानदार ऐसे ही प्रश्न बनेंगे पुलिस एग्जाम में, जो कि 80 रुपए के बराबर होता है। मतलब यह लाभ आपका 80 है। दी गई छूट की राशि, मैं आपको श्योर बता रहा हूं कि जब करने जाएंगे लोग ना, तो अक्सर लोग इसको नहीं कर पाएंगे। इसमें कई चीजें हैं जो बहुत कंफ्यूज करेगी। सबसे पहली बात, कभी भी ऐसे प्रश्न आए, अगर आपने टर्म समझा है, शब्दों को क्लियर किया है, तो दिक्कत नहीं है। जैसे क्या? छूट दिया है, करेक्ट, छूट दिया है। छूट का मतलब अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य प्राप्त करना, अंकित से विक्रय प्राप्त करना। लाभ होना, लाभ हमेशा क्रय से विक्रय प्राप्त होता है, ठीक है। क्रय से विक्रय का जो डिफरेंस होता है वही लाभ होता है। ऐसे प्रश्न जब भी बने तो देखा करिए कौन डेटा दोनों में है। हमको पता चला विक्रय मूल्य दोनों में है। यहां क्रय मूल्य लिखो, यहां विक्रय मूल्य, यहां अंकित मूल्य। परसेंटेज से रिलेशंस क्लियर करिए। क्या कि 20% छूट मतलब 1/5, अर्थात 5 में कोई सामान है, 1 कर दो कम, बिका कितने में? 4 में, लाभ पे आओ। 25% मतलब 1/4, अर्थात 4 में कोई सामान खरीदा, 1 बढ़ाकर 5 में बेचा। अब जो दोनों में रहता है उसको बराबर करना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे बराबर होगा? तरीके देखो, ये 5 है, 4 है, 4 कर दो, 4 है, 5 है, 5 कर दो। मतलब स्थिति ये हो गई कि 16 में खरीदा, बताया ग्राहक को 25, बेचा ग्राहक को 20 में। फायदा कितने का हुआ? फायदा हमेशा क्रय विक्रय का अंतर होता है, लाभ, ठीक है। तो लाभ यहां से देखो कितना है? 4 का। और आपसे पूछा है छूट कितने की दिया है। देखो दी गई छूट, छूट हमेशा अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का डिफरेंस होता है, यहां छूट आएगा। तो छूट देखो कितने की हुई है? 5 की। 4 का मान अपने को दिया है, बोलो कितना? 80। 4 का मान 80 है छूट, यहां ये छूट है ना, ये सॉरी लाभ, लाभ ये है ना 4 का मान। तो लाभ है 4 यहां से तुलना में, और रियलिटी में लाभ 80 है। 4 बराबर 80, छूट अपनी 5, 5 बराबर बताओ क्या होगा? 4 20 बार 20 पंचे 100, 100 रुपए की छूट है। अगर रियलिटी में पूछा जाए तो 100 रुपए की छूट है। इस प्रश्न का सही उत्तर 100 रुपए, जो परसेंट में नहीं, 100 रुपए का छूट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। आप लोग इसको कंफर्म कर लो, क्लियर कर लो, और इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो आप करके आओ, ठीक है। चलिए, अब मुझे लगता है कि आपको चीजें कंफर्म हो गई है। कुछ एक प्रश्न है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप सभी लोग उसको ट्राई कर लीजिएगा। विश्वास है कि आप लोग उसको कर लेंगे। डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है, ऐसे ही है जैसे हम लोग कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा इसको चाहे तो समझ लीजिए। एक दुकानदार के बारे में है, इसको समझा देता हूं, थोड़ा डिफरेंट है। एक दुकानदार क्या करता है, लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है। जो प्रिंटेड प्राइस, सॉरी लागत मूल्य, जितना कॉस्ट प्राइस है, जितना उसने लगाया है, उस पर उसने 10% की दिवाली छूट दिया, परंतु फिर भी गलत वजन का प्रयोग करके उस पर 25% का लाभ कमाया। 25% का लाभ कमाया। ज्ञात करें कि सही वजन से गलत वजन कितने प्रतिशत कम है। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। चलो, नहीं आया समझ में? ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तभी आएगा ना। क्लियर करिए। यस, सतत हर जगह सतत थोड़ी लग जाएगी। अब इस प्रश्न को पढ़िए, देखिए। ये प्रश्न है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर आधारित, अर्थात बेईमान दुकानदार पर आधारित है। बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट होता है कि वह अक्सर वादा कुछ और करता है और करता कुछ और है। जैसे देखो, यहां दुकानदार ने क्या कहा होगा कि भाई देखो, मैं जितने में खरीद रहा हूं उस पर भी मैं 10% की छूट दूंगा दिवाली की। समझ रहे हैं? उस पर भी पहले तो आप समझो इसको। एक दुकानदार कहता है कि लागत पर 10% की हम दिवाली छूट देंगे, पहली बात। उसके बाद उसने क्या किया कि छूट पर उसको पता था कि उसको फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। उसने क्या किया, लागत मूल्य पर 25% का लाभ फिर भी कमाया। कैसे?
गलत वजन का प्रयोग करके। अब यही पूछा है कि सही वजन जो होता गलत वजन से कितने प्रतिशत कम है। सही वजन, सॉरी गलत वजन, एक तरह से देखो, सही वजन से गलत वजन कितने परसेंट कम है। लागत को मानो 100 और लागत भी मानो, यही अपना वेट भी मानो, यही सही वजन है, यही लागत है। ध्यान से देखिएगा, यही सही वजन है और यही लागत है। हमने स्पष्ट किया, अगर मान लो एक दुकानदार की तरह सोचो कि एक दुकानदार ने कहा देखो भाई मैंने 100 में खरीदा है, दिवाली का समय चल रहा है, और उसने प्रूव भी कर दिया कि मैंने 100 में खरीदा है, लागत मेरी 100 है, 100 ग्राम सामान है, 100 किलोग्राम सामान है, मेरी लागत 100 रुपए है। मैं दिवाली का ऑफर दे रहा हूं 10% सामान को छूट दे करके, मतलब इस 100 वाले सामान को मैं 90 में ही बेचूंगा। 90 में हम खुश हो गए, यार 100 का सामान 90 में बिक रहा है। तो मुझे पता चला बाद में कि नहीं, उसने तो चीटिंग करी है। और चीटिंग कैसे करी है, उसने गलत वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाया। मतलब इस सेलिंग प्राइस है, ध्यान दीजिएगा, 25% क्या होता है, 1/4 होता है, अर्थात 4 में 1 जुड़कर 5 हो गया, 4 में 1 जुड़कर 5 हो गया। मतलब अगर विक्रय मूल्य लाभ की बात करो तो 25% हुआ, 25% 1/4 है, मतलब 4 अगर लागत है तो 1 बढ़कर 5 में बिकेगा ये, तो ये 5 है। बेसिकली अगर सोचो तो उसका विक्रय मूल्य है और ये 5 है। हमको 4 बताना है कि उसने कितना सामान हमको दिया है, कौन सा सामान हमको दिया है। 4 5 से डिवाइड करो 18, 18 चौके 72, अर्थात जो 72 रुपए वाला सामान था उसने हमको 100 बताकर 10% की छूट देकर 90 में बेचा था। मतलब ये सही वजन है, और वजन कितना तौला उसने, गलत वजन, ये गलत वजन है। सोचो, गलत, ये लिखा है ना, सही वजन से गलत वजन कितने परसेंट कम है। सही वजन यदि 100 है तो गलत वजन कितना होगा बताओ, 72 है, जो कि साफ साफ 28% कम है। 28% अगर आपने लगाया है तो एकदम सही उत्तर बताया, बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। 28%, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत लोग इसको गलत करेंगे, भी श्योर मानकर चलिएगा। ये हो गया 12 नंबर। 2 प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप सभी लोग उसको करके हमें कमेंट करिएगा। बाकी देखता हूं कि आपने कैसा किया है। जो बचे टॉपिक है मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, उसका हमें प्रॉपर मैराथन है लेना है, हम उसका शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये देखिए कुछ ऐसे ही प्रश्न है जो जनरल है, एकदम कर सकते हैं आप लोग। दुकानदार मुद्रित मतलब प्रिंटेड 10% की कटौती के बाद भी एक पुस्तक को 17%, एकदम ऐसे प्रश्न है जैसे हम पढ़ाए हैं। क्रय मूल्य का पुस्तक के मुद्रित मूल्य मतलब प्रिंटेड प्राइस, सीपी का एमपी से रेशियो पूछ रहा है, ये आपको होमवर्क में करना है, होमवर्क में करना है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 13 आप बताना क्या आंसर होगा। 14 देखिए, एक वस्तु का प्रिंटेड प्राइस 1360 है, दुकानदार इस पर 25% की छूट देने के बाद भी 15% की हानि पाता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना, ये भी आपका होमवर्क है, कमेंट करके आंसर बताइएगा।